हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 5 का 11वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 11 का नाम है हमारी नाव चली। यह एक कविता है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसमें नाव के निर्माण की कहानी हमें बताई गई है और नाव की महत्वता हमें बताई गई है, समझाई गई है। नाव का निर्माण कैसे हुआ, किसने किया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका क्या महत्व है, ये सब हमें इस कविता के माध्यम से बताया गया है। तो यह कविता नाव कैसे बनी इसके विषय में बताती है। खेल खेल में बच्चों ने पानी में टहनी फेंकी जो डूबी नहीं, तैरती रही। इससे प्रेरित होकर उन्होंने विभिन्न प्रकार के लकड़ी के टुकड़े पानी में फेंके जो तैरते रहे, यहाँ तक कि पेड़ का तना भी नहीं डूबा। यही नाव बनाने का आधार बना। मनुष्य ने पानी पर विजय प्राप्त की और आज बड़े बड़े जहाज समुद्र में तैर रहे हैं। उससे छोटे से बच्चे द्वारा पानी में टहनी तैराया जाना इस विकास प्रक्रिया का पहला चरण था। सभ्यता के विकास के साथ जब नदी पार करने की आवश्यकता हुई, तब नाव का निर्माण हुआ। इस कविता में नाव के निर्माण के बारे में हमें बताया गया है। तो कविता हम शुरू करते हैं। आओ भैया तुम्हें सुनाएं सुंदर एक कहानी, है नहीं राजा रानी की पर है बहुत पुरानी। तो इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि आओ भैया तुम्हें एक सुंदर कहानी सुनाएं जो किसी राजा रानी की तो नहीं है, परंतु वह बहुत पुरानी है। छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती, पानी पर अटखेली करती सभी ओर ले जाती। तो यहाँ पे अटखेली, अटखेली का अर्थ यहाँ पे लिया गया है खेल करती हुई। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि छोटी छोटी नावें जो पानी पर खेल करती हुई हमें चारों ओर की सैर कराती हैं, उन्हें देखो। कुछ पुरखे थे बसे हमारे नदियों के ही तीर, कंद मूल फल खाकर जीते पीते निर्मल नीर। तो कुछ पुरखे, पुरखे का अर्थ यहाँ पे लिया गया है पूर्वज, और नदी के ही तीर, तीर का अर्थ लिया गया है नदी का किनारा से। तो हमारे कुछ पूर्वज नदियों के किनारे रहते थे। वे कंद मूल और फल खाकर तथा इन नदियों का साफ पानी पीकर, निर्मल यानी साफ पानी पीकर जिंदा रहते थे। सोचो तो जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते, लंबी लंबी गहरी नदियां कैसे पार उतरते। तो अब जरा सोचो कि जब नाव नहीं थी तब हम लंबी लंबी गहरी नदियां कैसे पार करते होंगे, एक किनारे से दूसरे किनारे पर कैसे पहुंचते होंगे। लड़के खेला करते थे नित बैठ नदी किनारे, तैर कभी कुछ पार उतरते कुछ रहते मन मारे। तो यहाँ पे लड़के खेला करते नित, नित मतलब हमेशा, कि बच्चे प्रतिदिन नदी के किनारे बैठकर खेलते थे। कुछ बच्चे नदी तैर कर पार कर लेते थे, पर कुछ तैर ना सकने के कारण वहीं पे बैठे रहते थे। एक खिलाड़ी लड़का आया फिर लिए पेड़ की टहनी, जोर लगा पानी में फेंकी रही तैरती टहनी। तभी एक दिन एक लड़के ने खेल खेल में पेड़ की टहनी जोर से पानी में फेंकी। सबको बहुत हैरानी हुई कि टहनी पानी में नहीं डूबी। हुआ अचंबा सबको बेहद, टहनी जरा न डूबी, इधर उधर मंडराती जाती यह थी उसकी खूबी। तो टहनी लहरों के साथ इधर उधर होती रही और वह डूबी नहीं। टहनी जो है वो पानी के ऊपर ही तैरती रह गई। लड़के सब हो गए इकट्ठे करने को खिलवाड़, लगे फेंकने लंबी शाखें पीपल हो या ताड़। तो अब सब बच्चे खेल खेल में पीपल या ताड़, एक पेड़ का नाम होता है, तो पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं डालियां पानी में फेंकने लगे। इन्हें तैरता देखकर बच्चे खुशी से अपने पर काबू नहीं रख सके। वे सबके सब रहे तैरते बड़े मौज से बहते, लड़के उनको देख खुशी से आपे में क्या रहते। तो उन्हें तैरता हुआ देखकर बच्चे जो हैं
वो खुशी से अपने पर काबू नहीं रख सके। वो आपे में नहीं रहे, वो इतने खुश हो गए कि भाई लकड़ी पानी के ऊपर तैर रही है। पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी, बड़े पेड़ का तना काटने की जब हुई तैयारी। तो बच्चों ने यह जानने के लिए क्या भारी लकड़ी मोटी लकड़ी पानी में तैर सकेगी, पेड़ का तना काटने की पूरी तैयारी उन्होंने कर ली थी। रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसके बाद गया तैराया बड़े तने का गट्ठा। तो वह पेड़ का तना पानी पर तैरता रहा और इसके बाद बड़े तने का गट्ठा तैराया गया। बनने लगी तभी से नावें छोटी बड़ी हमारी, पानी से क्यों कर डर लगता विजय हुई थी भारी। तो तभी से छोटी बड़ी नावें बनने लगी थी। नाव बनाने को कवि ने मनुष्य की भारी जीत कहा है, क्योंकि इसे नदियों और समुद्रों की यात्रा संभव हो पाई थी। इसी को आधार बनाकर समुद्र पर बड़े बड़े जहाज और तैराकर हमने मानो समुद्र को जीत लिया है। अगर एक छोटा लड़का खेल खेल में टैनी को नदी में ना तैराता तो कैसे ये बड़ी बड़ी नावें और जहाज बनते। यानी उस छोटे से लड़के ने पानी पर विजय पाने का रास्ता खोज निकाला था। तो यहाँ पे हमारी कविता खत्म होती है। आगे हम बढ़ते हैं शब्दार्थ की तरफ। तो शब्दार्थ के लिए हमारे पास शब्द हैं अटखेली, खेल करती हुई, पुरखे पूर्वज, तीर नदी का किनारा, कंद गांठदार जड़, निर्मल साफ, टहनी शाखा डाली, अचंभा हैरानी, खिलवाड़ खेल, शाखें शाखाएं, लट्ठा मोटी लकड़ी, सागर समुद्र, नौकाएं नावें। यहाँ पे दो मुहावरे भी आए हैं, एक मन मारना और एक आपे में ना रहना। तो मन मारना का अर्थ है इच्छा को दबाना, आपे में ना रहना अपने पर काबू न रहना। श्रुतलेख के लिए हमारे पास शब्द हैं अटखेली, निर्मल, अचंभा मंडराती, खिलवाड़, लट्ठा गट्ठा, शान, नौकाएं, जहाज। अभी हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का सबसे पहला प्रश्न है हमारे पुरखे कहाँ बसे हुए थे। तो हमारे पुरखे नदियों के किनारे बसे हुए थे। ख है इस कविता में किसकी कहानी बताई गई है। तो इस कविता में नाव कैसे बनी इसकी कहानी बताई गई है। ग है पानी में मोटी लकड़ी डालने पर क्या हुआ। तो पानी में मोटी लकड़ी डालने पर वह तैरने लगी। अभी हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो लिखित का पहला प्रश्न है कुछ लड़के नदी पार क्यों नहीं कर पाते थे। तो कुछ लड़कों को तैरना नहीं आता था, इसलिए वे नदी पार नहीं कर पाते थे। ख है हमारे पूर्वज क्या खाते थे। तो हमारे पूर्वज कंद मूल और फल खाते थे। ग है कवि ने नाव बनाने को मनुष्य की भारी जीत क्यों कहा। तो कवि ने नाव बनाने को मनुष्य की भारी जीत इसलिए कहा है क्योंकि नावों द्वारा नदियों और समुद्रों की यात्रा संभव हो गई है, इससे मानव का विकास हो सका। आगे है घ नाव बनाने से पहले लड़के नदी कैसे पार करते थे। तो नाव बनाने से पहले लड़के तैर कर नदी पार करते थे। मनुष्य के मन में नाव बनाने का विचार कैसे आया। लकड़ी तैरते देख मनुष्य के मन में विचार आया कि लकड़ी पानी में तैर सकती है, तो लकड़ी से नाव बनाकर हम नदी पार कर सकते हैं। च है ऐसे कौन कौन से साधन हैं जो हमें पानी में यात्रा करवाते हैं। आपको कौन सा साधन पसंद है और क्यों। तो इसको आप अपने शब्दों में भी जवाब दे सकते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे नाव, जहाज, स्टीमर, क्रूज आदि हमें पानी में यात्रा करवाते हैं। इन साधनों में मुझे नाव पसंद है क्योंकि नाव धीरे धीरे चलती है, जिससे आसपास के दृश्य आसानी से देखे जा सकते हैं। अभी सोचकर लिखिएगा। प्रश्न है मनुष्य के आविष्कारों ने समाज को जोड़ा है, कैसे। मनुष्य द्वारा किए गए आविष्कारों ने उसके कार्यों को सरल और सुगम बना दिया है, जिससे अब वह समाज के विषय में सोच पाता है। यातायात, दूरसंचार आदि के साधनों ने मनुष्य को समाज से जोड़ दिया है। अभी हम बढ़ते हैं पाठ के नीचे के व्याकरण की तरफ। तो भाषा से का पहला प्रश्न है दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। तो सैर का लिखा गया है पर्यटन और भ्रमण। नीर
पानी जल, टहनी शाखा डाल, निर्मल स्वच्छ साफ, अचंभा आश्चर्य विस्मय, नाव नौका तरणी। प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम से लिखो, जैसे जैसे कविता में आए हैं वैसे वैसे। तो अगर, अचंभा, अटखेली, छोटा, टहनी, नदियां, निर्मल, नौका, लड़का, विजय। प्रश्न क्रमांक 3 है, संकेत पढ़कर नाव में आए वर्णों की मदद से सही शब्द लिखो। यहाँ पे पहली नाव में लिखा है तरणी, दूसरी में लिखा है सर्वनाम, तीसरी नाव में लिखा है नदियां, चौथी में लिखा है पराजय। फिर इसके नीचे वाली लाइन में पहली में लिखा है लड़का, दूसरी में भ्रमण, तीसरी में अध्यापिका, चौथी में विशेषण। फिर है प्रश्न संख्या 4, दी गई पंक्तियां पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके नीचे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, अमूल्य धन किसे माना गया है? तो अमूल्य धन मित्रता को माना गया है। ख है, सच्चा मित्र कौन है? तो सुख दुख में साथ रहने वाला, समान रूप से व्यवहार करने वाला सच्चा मित्र है। ग है, मित्र बनाने से पूर्व जांच परख क्यों आवश्यक है? तो स्वार्थी मित्र से सदा हानि होती है, इसलिए मित्र बनाने से पूर्व जांच परख आवश्यक है। फिर चौथा है, कैसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए? तो गद्यांश में लिखा हुआ है, स्वार्थी और मौके का फायदा उठाने वालों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर और कविता समाप्त होती हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।